आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन तक पूरा हमने पढ़ लिया था। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, सारा का सारा हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम हेडिंग देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। क्या पढ़ना है आज हमको? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे मान चलिए कि मेरे पास कोई मिरर है, तो मिरर क्या होता है, उसका जो एक पोर्शन होता है वो पेंट किया हुआ रहता है। लेकिन ये पेंट यदि उसे हटा दिया जाए तो प्रकाश क्या होगा कि उस मिरर से अंदर की ओर जाएगा, मिरर में प्रवेश करेगा और दूसरी ओर से बाहर निकल जाएगा। तो जब वो मेरा लाइट प्रवेश कर रहा था, एक दूसरा मीडियम था, और जब वो मिरर में गया, मतलब जब कांच में घुसा लाइट मेरा, तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अपवर्तन होने के लिए कम से कम 2 मीडियम चाहिए। चलिए एक पिक्चर बना रहे हैं। तो ये मेरा है वाटर, मान लीजिए मेरा क्या हो गया, ये वाटर है, ठीक है ना। और वाटर में कोई मेरा किरण आई, प्रकाश किरण, और इसका वास्तविक रास्ता है ये, इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा अभिलंब है। यहाँ तो पता है कि जब डाला गया लंब अभिलंब होता है, ये इसके बारे में हमने परावर्तन में पढ़ा था। लेकिन ये क्या होगा, इस रास्ते से वो चली जाएगी। चलिए ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, मतलब ये जो मेरा आपतित किरण है, इसका ओरिजिनल तो रास्ता ये है, ओरिजिनल रास्ता इसका ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं ना, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है। लेकिन ये क्या होगा कि नॉर्मल, मतलब इसको जो अभिलंब कहा जाता है, ये कौन सी हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो ये अपना जो ओरिजिनल पाथ है, अपना ओरिजिनल रास्ता है, अपना ओरिजिनल रास्ता न जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो मतलब ऊपर वाले को बोला जाता है विरल मध्यम। ये जो हवा है, ये मेरा क्या है, ऊपर में मीडियम हवा है, इसको ये सघन, ये विरल हो गया, विरल हो गया, और ये मेरा पानी है, तो पानी हो जाएगा सघन। अच्छा, अब सघन विरल क्या होता है, तो विरल माध्यम वो होता है जिसमें क्या होता है, जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा वो हो जाएगा विरल माध्यम, और जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा वो हो जाएगा सघन माध्यम। तो प्रकाश का जो अपवर्तन पड़ता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन यदि मान चलिए कि ये मेरा यहाँ पे यदि वाटर रहता, पानी रहता, यदि पानी से उसको ऊपर, ये मेरा पानी से ऊपर जाने का रहता, तो ये मेरा अभिलंब हो गया, तो इनका ये हो जाता पाथ। ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन इसका पाथ ये हो जाता रास्ता। तो ये हो गया इंसिडेंट रे यहाँ पे, और रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे अभिलंब से ये दूर हट गया है, ये जो किरण है ना, दूर हट गया। किस कंडीशन में, जब ये सघन माध्यम, नीचे में कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और ऊपर में कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो यहाँ पे देखिए कि जब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। और यहाँ से भी देखिए कि हवा था विरल माध्यम, ये था सघन माध्यम, और यदि विरल से सघन की ओर आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इसके बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर हो जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो घटना कहलाता है, यही पूरा घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे एक एरो देख लीजिए कि जब प्रकाश, देखिए सघन से आया था विरल में,
सॉरी विरल से आया था सघन में, तो क्या हुआ था, अभिलंब की ओर मुड़ गया था। ओरिजिनल इसका रास्ता ये था और ये इधर की ओर मुड़ गया था। तो लिखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो लिखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, ये जो आपका एंगल आई है और ये एंगल कौन सा है, आर है। तो इसमें कौन सा एंगल देखिए बड़ा है इस कंडीशन में, तो यहाँ जो एंगल आई है ये किससे बड़ा है, एंगल आर से बड़ा है। ये जो आपतन कोण है अपवर्तन कोण से क्या होता है, छोटा होता है। तो आई बड़ा किससे है, आर से बड़ा। ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब ये सघन से जाएगा विरल माध्यम में, तब इस पे लिखिए कि जब प्रकाश की किरण अब इसमें लिखिए कि जब प्रकाश की किरण, अब क्या होगा, सघन से हमको किस में लेके जाना है, विरल में। तो जब ये सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से देखिए क्या हो गया है, दूर हट गया है। तो ये लिखना है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब देखिए इतना हमने देख लिया कि पहला तो हमने देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर या तो मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। पहला एवं लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जो विरल माध्यम है, विरल से सघन में आएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। वो दूसरा में लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो अब देखना है कि अपवर्तन के कौन कौन सा नियम, जिस प्रकार हमने देखा था कि परावर्तन के दो नियम हुआ था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो वो सिस्टम पहला नियम तो सेम टू सेम इसमें भी होगा। तो चलिए अब हमको देखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या सब नियम हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। एक फ़ोटो, एक इमेज रहने देते हैं बस समझने के लिए, बाद बाकी को मिटा देते हैं। तो हमको क्या देखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो हेडिंग देना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसमें भी पहला नियम वही है जो नियम हुआ था मेरा प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए क्या होगा, ये तो मेरा आपतित किरण हो गया और इसको कहा था अपवर्तित किरण, इसको कहा जाता है अपवर्तित। ये तो हो गया आपतित किरण, ये कौन सा हो गया, आपतित किरण हो गया। अब देखिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे है। लिखिए कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, देखिए तीनों क्या है, एक ही तल में है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया लंब अभिलंब तीनों, ये तो ये भी रहती है, क्या हो गया, तल हो गया। तो तीनों क्या है, एक ही तल में। दूसरा नियम क्या होता है
कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में, ये लिखिए सीधा, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का मान स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपतन कोण का जिया, मतलब जिया का मतलब होता है ये जो है ना साइन को हिंदी में कहा जाता है जिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की अपवर्तन क्रिया में आपतन कोण की जिया, तो आपतन कोण मेरा आई है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन आई। अब बट्टे देखिए, तो आपतन कोण की जिया के बाद क्या है? अपवर्तन कोण की जिया, मतलब साइन आर। इसका मान क्या होता है? स्थिरांक होता है। ये क्या हो गया? स्थिरांक। इसको कहा जाता है न्यू। इसको जो एन जैसे दिखाई दे रहा है इसी को न्यू कहा जाता है और इसको इसी से सूचित किया जाता है। तो ये जो स्थिरांक है इसको इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ये न्यू क्या कहलाता है? न्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। सॉरी न्यू ये इसी क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। ठीक है। अब देखिए कि अपवर्तनांक का डिफिनीशन देखिए, अपवर्तनांक का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का मान स्थिरांक होता है और वही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये न्यू को क्या बोला जाएगा? अपवर्तनांक। अब देखिए अपवर्तनांक में भी दो चीज़ होता है, एक तो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं। अब ये अपवर्तनांक जो बताए थे, दो गो अपवर्तनांक होता है कि पहला देखिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब इसमें ये बात दिमाग में रखना है, ये जो न्यू होता है ना, तो ऊपर में या तो ए हो, देखिए इसको आप देखिए, इसमें ऊपर में पहला मीडियम क्या हो गया? एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। तो ऊपर में हमेशा पहला मीडियम जो होना चाहिए या तो निर्वात होना चाहिए या कम, या तो मेरा एयर होना चाहिए। जैसे अब देखिए न्यू भी और ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, व्यू ए और इसमें भी गिलास ले सकते हैं। मतलब ऊपर वाला मीडियम हमेशा मेरा ये तो एयर होना चाहिए या वैक्यूम होना चाहिए, ETC। तो ये मेरा कौन सा था? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? ये जो मेरा दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें एयर या पहला मीडियम में एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। पहला जो मीडियम है उसमें एयर वैक्यूम के अलावा दूसरा कुछ और होना चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक डिफिनेशन हम किस प्रकार से लिखते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसमें देखिए क्या लिखना है कि पहला माध्यम निर्वात या वायु न होकर, देखिए जब पहला माध्यम वायु या निर्वात न हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे वाटर दे दीजिए, यहाँ पे ग्लास दे दीजिए, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ग्लास दे दीजिए, यहाँ पे एयर दे दीजिए, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, ग्लास, वैक्यूम, एयर, यहाँ पे कुछ भी स्मोक दे दीजिए, यहाँ पे वाटर दे दीजिए, यहाँ पे गैस जो है ना गलत, यहाँ पे गैस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और ही मीडियम दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, गिलास दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि सापेक्ष अपवर्तनांक में जो पहला माध्यम होता है वो एयर और निर्वात नहीं होना चाहिए। तो एयर और निर्वात नहीं होना चाहिए और बाद बाकी नीचा में कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हो जाएगा मेरा सापेक्ष अपवर्तनांक। और यदि जिसका पहला माध्यम एयर या वैक्यूम हो तो वो हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आशा करता हूँ कि सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी अपवर्तनांक से क्या होता है कि हम लोग प्रकाश की गति को मेजर करते हैं। तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल उतना कम होता है। तो ये एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि प्रकाश का चाल जिसमें बहुत अधिक रहेगा तो मतलब उसका अपवर्तनांक बहुत कम होगा। तो चलिए ये बात भी लिख लीजिए कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा उतना कम रहेगा। ये पॉइंट स्टार्ट देख लीजिए कि जिस पदार्थ में जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक रहेगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक रहता है उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है, किसमें, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो ये हो गया आपको। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक होते हैं, कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक है जिसको यहाँ पे लिखा देते हैं और उसको याद कर लीजिएगा। जो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ, जैसे यहाँ पे देखिए एक तरफ दीजिए पदार्थ और एक तरफ दीजिए अपवर्तनांक। हमें कितना होता है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर सेकेंड। पानी होगा 2.25 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच ग्लास में होता है 2 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण पदार्थ है उसका हमने अपवर्तनांक यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे कम देखिए वायु का है, तो वायु कितना है 1.0003 इतना होता है। इसमें देखिए प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ जाता है स्टूडेंट, किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल देता है, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि जो स्पीड का जो एस है मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद देखिए वायु हो गया, बर्फ हो गया, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन ऑयल, फिर क्राउन कांच, फिर पंच हीरा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक यहाँ पे किसका है, हीरा का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक मतलब इसमें प्रकाश का चाल सबसे यहाँ पे कम होगा जितना भी दिया गया है। इसी प्रकार देखिए पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25 लाख मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब हुआ कि 2.25 लाख मीटर प्रति सेकेंड। ग्लास में हो जाएगा 2 गुना 10 पर 8 अर्थात 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पूरा हो गया अपवर्तनांक का छोटा सा लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर, चलिए हो गया आज के लिए इतना है।